मानो या ना मानो, आज भी सिक्किम बॉर्डर पर फौजी हरभजन सिंह की आत्मा पहरा देते हुए अपने देश की रक्षा कर रही है। कैसे, आइए जानें। मनोहरशुक्ला.com पर मैं मनोहर शुक्ला आपका स्वागत करता पैर फिसला और हरभजन सिंह गहरी खड्ड में दूर तक लुढ़कते चले गए। उन्हें इस तरह फिसल कर गिरते उनके कई साथियों ने साफ देखा था, लिहाजा वे लोग तत्काल उनके बचाव के लिए दौड़ पड़े थे। मगर आश्चर्य की बात थी कि हरभजन सिंह एकदम से ही उनकी आंखों से ओझल हो गए थे। जिस गहरी खाई में हरभजन सिंह गिरे थे, उसमें कई फौजी जवान काफी नीचे तक जाकर हरभजन सिंह की तलाश कर आए थे, परंतु लगातार बर्फ गिरने के कारण हरभजन सिंह अपने साथियों की निगाह में नहीं आ रहे थे। जब हरभजन सिंह का कोई पता नहीं चला तो सेनाधिकारियों ने विशेष आदेश दिया कि उस इलाके की तमाम बर्फ हटाकर हरभजन सिंह की तत्काल तलाश की जाए। जबकि यह काम इतना आसान नहीं था, फिर भी जहां तक संभव हो सका किया गया। लगातार 4 दिनों तक बर्फ हटा हटाकर उस समूचे क्षेत्र को खंगाल डाला गया। दर्जनों के हिसाब से फौजी जवान इस काम में लगाए गए थे, मगर सफलता इन लोगों के हाथ नहीं लग रही थी। हरभजन सिंह के जिंदा मिलने की उम्मीद तो अब इन लोगों ने छोड़ ही दी थी, पर उनके शव और राइफल को खोज निकालना जरूरी था, इसीलिए फौजी तमाम शिद्दत से लगे थे। पर हरभजन सिंह का शव और राइफल ना मिलना आश्चर्य बनता जा रहा था, क्योंकि शव और राइफल वहां से गायब नहीं हो सकते थे। पंजाब के जनपद कपूरथला में मुख्यालय से करीब 35 किलोमीटर दूर एक गांव है कूका तलवंडी। इसी कूका तलवंडी में किसान सरदार सिंह हुआ करते थे। उनके परिवार में धर्मपत्नी श्रीमती अमर कौर के अलावा 2 बेटे हरभजन सिंह व रतन सिंह थे। सरदार सिंह के पास ज्यादा जमीन नहीं थी, अपनी थोड़ी बहुत खेती के सहारे वह किसी तरह गुजर बसर कर रहे थे। रतन सिंह का मन पढ़ाई में नहीं लगा। थोड़ा बहुत पढ़ लेने के बाद वह पिता के साथ खेती बाड़ी करने लगे। दूसरी ओर रतन सिंह से बड़े हरभजन सिंह को खेती बाड़ी का काम पसंद नहीं था, लिहाजा 8वीं पास कर कुछ अरसा घर पर रहने के बाद वह फौज में भर्ती हो गए थे। एक सिपाही के रूप में हरभजन सिंह 9 फरवरी 1966 को फौज में भर्ती हुए थे। पंजाब रेजिमेंट में उनकी प्रथम तैनाती हुई थी। अक्टूबर 1966 में जब भारतीय सेना में 23 पंजाब रेजिमेंट की स्थापना हुई तो हरभजन सिंह की तैनाती इस रेजिमेंट में कर दी गई। देखते ही देखते 2 वर्ष का वक्त बीत गया। बेटा सरकारी नौकरी पर लग गया था तो मां को उसकी शादी की चिंता सताने लगी। तब श्रीमती अमर कौर ने पास ही के एक गांव की एक सुशील लड़की को बेटे के लिए पसंद करते हुए हरभजन सिंह की सगाई कर दी। फिर आने वाले चंद महीनों में शादी की घोषणा भी कर दी गई। घोषणा करते ही घर में हरभजन सिंह की शादी की तैयारियां जोरों शोरों से शुरू हो गई। मगर इसी दौरान एक अलग हादसा घटित हो गया। इधर हरभजन सिंह की शादी की तैयारियां चल रही थी तो उधर फौज की 23 पंजाब रेजिमेंट में फौजियों को एक दीगर किस्म की परेशानी का सामना करना पड़ गया था। उक्त यूनिट से प्राप्त तथ्यों के अनुसार फौज की एक कुमुख खच्चरों पर जरूरी सामान लदवाकर पहाड़ी रास्तों से गुजर रही थी। हरभजन सिंह भी इस कुमुख के सदस्य थे। फौजी सूत्रों के अनुसार जिस वक्त फौजी जवान पहाड़ी रास्तों से आगे बढ़ रहे थे, अचानक मौसम का मिजाज बदला और हल्की हल्की बर्फबारी होने लगी। फिर यह बर्फबारी तेज हो गई। इसी बीच अचानक पैर फिसल जाने से हरभजन सिंह अपनी राइफल सहित एक गहरी खाई में लुढ़क गए। कुछ दूरी तक उन्हें फिसल कर गहरे खड्ड में गिरते हुए उनके कई साथियों ने देखा था, मगर फिर वह उन सब की निगाह से अचानक ओझल हो गए थे। शायद भारी बर्फ गिरने की वजह से खड्ड में उतरकर व्यापक खोजबीन कर लेने पर भी हरभजन सिंह अपने साथियों की निगाह में नहीं आ पाए। तब फौज ने उच्च अधिकारियों के विशेष आदेश पर निरंतर 4 दिनों तक बर्फ हटा हटाकर उस तमाम इलाके को खंगालने के प्रयास किए। इतना सब कर लेने पर भी ना तो हरभजन सिंह का शव मिल पाया, ना उनकी राइफल। 5वें दिन इस बारे में आगे की योजना पर विचार करने के लिए सेना के अधिकारियों ने एक विशेष मीटिंग का आयोजन किया। मीटिंग अभी शुरू ही हुई थी कि उक्त रेजिमेंट के एक अन्य सिपाही प्रीतम सिंह ने वहां आकर
अधिकारियों को एक ऐसी बात बताई कि किसी को सहज ही उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ। प्रीतम सिंह ने बताया था कि पिछली रात उसके सपने में आकर सिपाही हरभजन सिंह ने अपनी लाश और राइफल के एक अलग थलग गड्ढे में बर्फ में दबी पड़ी होने की बात कही थी। इसके साथ ही हरभजन सिंह ने सपने में ही उसे अपने साथ ले जाकर वह जगह दिखाने के साथ साथ बर्फ परे हटाते हुए वहां पड़ी लाश के दर्शन भी करवा दिए थे। सेना अधिकारियों को उक्त सिपाही की बातों पर यकीन नहीं हुआ। इसके बावजूद उस जगह पर चलकर देखने में कोई हर्ज नहीं था, लिहाजा वे प्रीतम सिंह द्वारा बताए गए स्थान पर पहुंच गए। एकदम वही जगह है जो मैंने सपने में देखी थी, कहने के साथ सिपाही प्रीतम सिंह एक छोटे से गड्ढे की ओर लपका। फिर वहां पहुंचते ही घुटनों के बल बैठकर अपने दोनों हाथों से बर्फ को हटाने लगा। हाथों से बर्फ पूरी तरह ना हटाई जा रही थी, अतः एक अधिकारी ने अपने साथ आए फावड़े वाले सहायक को आदेश दिया। वह तेजी से निर्दिष्ट स्थल की ओर लपका और सिपाही प्रीतम सिंह को परे हटाते हुए बर्फ पर फावड़ा चलाने लगा। इस प्रक्रिया में 2 मिनट का वक्त गुजरा होगा कि उसका फावड़ा किसी सख्त वस्तु से टकराया। उसने उसी क्षण फावड़ा एक ओर रख नीचे बैठते हुए हाथों से उसे हटाने का प्रयास किया। जरा सी देर में एक राइफल वहां उभर आई। थोड़ी और बर्फ हटाते ही वहां पड़ी फौजी हरभजन सिंह की लाश भी दिखाई दे गई। सपने में भी लाश ठीक इसी अवस्था में पड़ी थी जैसी कि अब हमारे सामने है। हरभजन सिंह ने ठीक यहीं बैठकर मुझे अपनी लाश दिखाई थी। फौजी प्रीतम सिंह ने वहां मौजूद लोगों को भावुक होकर बताया। साथ ही वह लपक कर उन जगहों की बाबत भी बताने लगा जहां जहां उसके सपने में हरभजन सिंह खड़ा अथवा बैठा पाया गया था। फ्रॉस्ट बाइट मतलब हिमगलन की वजह से हरभजन सिंह की लाश गलना शुरू हो गई थी, अतः उसका संस्कार वहीं करने की सोची गई। इसके लिए उसी रोज उसके परिवार के सदस्यों को बुलवाने के लिए एक विशेष फौजी दूत उसके गांव भेज दिया गया। तदनंतर तीसरे दिन सुबह हरभजन सिंह के परिवार के 2 सदस्यों की मौजूदगी में समूचे फौजी सम्मान के साथ हरभजन सिंह की अंत्येष्टि कर दी गई। गांव लौटकर परिवार के सदस्यों ने भी हरभजन सिंह की तमाम अंतिम क्रियाएं बाकायदा संपन्न करवा दी। फौजी सूत्रों द्वारा प्रदत्त जानकारियों के अनुसार इतना सब होने पर भी सिपाही हरभजन सिंह अक्सर अन्य फौजियों के सपने में आकर उनसे बातचीत करने लगा कि आगे कोई भी फौजी अपनी ड्यूटी से जी नहीं चुराएगा, पहाड़ी रास्तों पर एकदम चौकस होकर चलेगा और ड्यूटी के वक्त सोने वाले जवानों को थप्पड़ रसीद किए जाएंगे। सपने की इन बातों से कुछ फौजी भयभीत तो हुए, मगर इस सब को बहुत अधिक गंभीरता से किसी ने नहीं लिया। अलबत्ता चंद रोज बीते एक रात उस लम्हे ये सपने सच साबित हो गए जब ड्यूटी पर झपकी ले रहे 3 जवानों के चेहरों पर किसी ने थप्पड़ रसीद कर दिए। हड़बड़ाकर उठते हुए इन जवानों ने थप्पड़ मारने वाले की तलाश में खूब भागदौड़ की। दिन निकलने पर सैन्य अधिकारियों ने भी सबकी बाकायदा दरियाफ्त करवाई। उन्हें यह उन्हीं लोगों की शरारत लगी थी जिन्होंने सिपाही हरभजन सिंह के सपने में आने के विषय में अपने साथियों से कहा था। फौजी अधिकारियों की यह छानबीन अधर में थी जब तीसरी ही रात ड्यूटी पर सो रहे 2 जवानों को थप्पड़ मारकर उठा दिया गया। इनमें से एक जवान ने दावा किया कि थप्पड़ लगते ही आंख खुलने पर उसने अपने सामने सिपाही हरभजन सिंह को देखा था। इस सब के परिणाम स्वरूप अधिकांश फौजियों को इस बात का यकीन हो गया कि उनके साथी की आत्मा वहां भटक रही थी। इससे रेजिमेंट में भय का वातावरण तो बना, अलबत्ता रात की ड्यूटी देने वाले तमाम फौजी अपने फर्ज को पूरी मुस्तैदी से अंजाम देने लगे। एक रोज अपने एक साथी के सपने में आकर सिपाही हरभजन सिंह ने कहा कि उनकी यादगार बनाई जाए। तब तक रूह के वहां विचरने वाली बात पर अधिकांश लोगों का विश्वास जम गया था, लिहाजा पैसा एकत्रित कर जल्दी ही उनकी यूनिट के साथियों ने वुडकॉन और तकुला नामक स्थानों के मध्य हरभजन सिंह की खूबसूरत समाधि बना दी। इसके साथ ही यूनिट के तमाम सदस्यों द्वारा वहां करीब रोजाना ही शीश निवाने का सिलसिला चल निकला। एक सैन्य अधिकारी के अनुसार सिपाही हरभजन सिंह की रूह पर जवानों व अधिकारियों का विश्वास यूं ही नहीं जम गया था। इस रूह ने जवानों के अलावा अनेक अधिकारियों तक के सपने में भी आकर कहा था कि सरहद के एक खास हिस्से में भारी बर्फबारी वाले स्थान पर व ठंड के दिनों में भी किसी को वहां तैनात ना किया जाए, क्योंकि वहां वह खुद पहरे पर तैनात होती है। इसी अधिकारी के अनुसार उन दिनों चीनी सैन्य अधिकारियों ने भारतीय फौज के अधिकारियों से इस बारे में बात की थी
कि भारतीय फौज का कोई जवान सफेद घोड़े पर सवार होकर अक्सर सरहद के आसपास गश्त करता दिखाई देता है, उसे ऐसा करने से रोका जाए, वरना उसे हिरासत में ले लिया जाएगा। तब भारतीय सैन्य अधिकारियों द्वारा काफी छानबीन करवाई गई थी। तत्पश्चात स्थिति स्पष्ट न होने पर इस संबंध में चीनी अधिकारियों से साफ बोल दिया गया था कि ऐसा कोई भारतीय सैनिक सरहद पर नहीं घूमता। फिर घोड़े पर सवार होकर उस इलाके में घूम पाना सरल नहीं था, लिहाजा किसी घुड़सवार के नजर आने पर चीनी फौज उसे हिरासत में लेकर पूछताछ कर सकती थी। भारतीय अधिकारियों ने सिपाही हरभजन सिंह की रूह को लेकर संकेत देने की कोशिश की थी, मगर चीनी अधिकारियों ने फिलहाल इस बात को नजरअंदाज कर दिया था। दूसरी ओर चीनी सैन्य अधिकारियों ने जब इस बारे में व्यापक स्तर पर छानबीन की तो उन्होंने भी आखिर इस बात को पूरी तरह मान लिया कि किसी भारतीय सिपाही की रूह पहरेदार की माफिक सरहद पर घूमा करती थी। भारत की तरफ से सिपाही हरभजन सिंह की रूह की खबर पर उन्होंने इस दफा पूरा विश्वास कर लिया। इसके बाद चीनी व भारतीय फौजियों की जब भी वहां कोई मीटिंग होती, चीनी अधिकारी सिपाही हरभजन सिंह के लिए एक खाली कुर्सी रखकर इस बात की घोषणा कर दिया करते कि वहां पर हरभजन सिंह की रूह आकर विराजमान होती थी। मीटिंग की समाप्ति पर भारतीय सैन्य अधिकारियों के साथ चीनी सैन्य अधिकारी भी उक्त कुर्सी के आगे नतमस्तक होकर जाया करते थे। फौजी सूत्रों के मुताबिक चीन में बॉर्डर पर आज भी बाबा हरभजन सिंह के नाम की ज्योति जलाई जाती है। आखिर वक्त सरकने के साथ जल्दी ही एक स्थिति ऐसी बन गई कि भारत चीन सरहद पर सिक्किम की तरफ बनी सिपाही हरभजन सिंह की समाधि पर फौजियों के अलावा आसपास के इलाकों के सभी धर्मों के लोग भारी तादाद में आकर सजदा करने लगे। हर इतवार को 23 पंजाब रेजिमेंट की ओर से कड़ाहपुरी का लंगर बनाया जाने लगा, तो अन्य लोगों द्वारा मंगलवार को प्रसाद वितरण का आयोजन किया जाने लगा। अब ये लोग सिपाही की बजाय हरभजन सिंह के नाम के आगे आदर सूचक बाबा का संबोधन लगाने लगे। इनमें से अनेक अपनी किसी न किसी इच्छा को मन में लिए आते और मनोकामना पूरी हो जाने पर खूब धन व अन्य सामग्री चढ़ाकर जाते। जल्दी ही इस समाधि के बारे में मशहूर हो गया कि मन्नत के साथ आने वाले हर शख्स की तमन्ना वहां पूरी होती थी। अतः देखते ही देखते समाधि की मान्यता बढ़ने लगी और लोगों के मन में यह विश्वास घर करने लगा कि वहां किसी अद्भुत शक्ति का वास था। यहाँ पर एक बात उल्लेखनीय है कि हरभजन सिंह ने अनेक सैन्य अधिकारी के सपनों में आकर उन्हें आश्वस्त कर दिया था कि उसके वहां होते चीन की तरफ से हमला नहीं हो सकेगा। वहां ऐसी कोई तैयारी हो रही होगी तो वह उन लोगों की कार्रवाई के बारे में 72 घंटे पहले उन्हें सूचित कर देगा। इससे फौजियों में हरभजन सिंह की रूह के प्रति और अधिक सम्मान बढ़ गया। इसके बाद फौजी अधिकारियों ने बाबा हरभजन सिंह के बारे में अनोखे निर्णय लेने शुरू कर दिए। इन निर्णयों के अनुसार हरभजन सिंह की रूह को ड्यूटी पर मानते हुए उन्हें तरक्कियां अता करने के साथ साथ अन्य फौजी अधिकारियों को मिलने वाली सुविधाएं भी प्रदान कर दी गईं। वर्तमान में बाबा हरभजन सिंह की रूह को कैप्टन मानते हुए उन्हें सरहद पर एक बढ़िया क्वार्टर अलॉट करने के साथ साथ 4 अर्दली भी दिए गए। ये अर्दली दूसरे किसी अधिकारी की तरह रूह का कमरा साफ करते, फौजी वर्दियों की धुलाई करते और बूट, जूते, बेल्ट आदि भी रोजाना चमकाते। इन अर्दलियों को यह बात समझा दी गई थी कि वे एक अदृश्य फौजी अधिकारी के साथ रह रहे हैं, जिसका हर काम उन्हें ठीक उसी तरह करना है जैसे अन्य फौजी अधिकारियों का किया जाता है। अधिकारियों ने बाबा हरभजन सिंह की रूह के लिए एक अन्य व्यवस्था यह कर दी कि उन्हें साल में एक दफा 2 महीने की छुट्टी पर उनके गांव भेजा जाने लगा। यह छुट्टी प्रत्येक वर्ष 15 सितंबर से 15 नवंबर तक दी जाती। इस मौके पर रूह को उसके गांव सम्मान पूर्वक भिजवाने और वापस लिवाने की तमाम जिम्मेदारी फौजी ही निभाते। चलते वक्त वर्दियां, गम बूट, आइस बूट व अन्य दीगर सामान एक अन्य सूटकेस व एक किट बैग में पैक करके फौजी जीप पर लाते हुए हरभजन सिंह की एक फ्रेम जड़ी तस्वीर जीप की आगे वाली सीट पर रखकर बांध देते। बॉर्डर पर बाबा हरभजन सिंह के क्वार्टर से चलकर यह जीप सिलीगुड़ी पहुंचती। एक रात यहां पर रहकर विश्राम करने के बाद रूह को अगले रोज जालंधर पहुंचाया जाता। जालंधर स्थित रेजिमेंट के दफ्तर के पास एक धार्मिक स्थल में भी एक रात रूह को विश्राम करने की खातिर ठहराया जाता। तदनंतर अगली सुबह
फौजी जीप से रूह को उसके पैतृक गांव में पहुंचा जाया करते। कूका गांव में सरदार सिंह के पुश्तैनी घर पर पहुंचकर जीप से उतारकर हरभजन सिंह की तस्वीर के रूप में रूह को उसके कमरे में ले जाया जाता। साथ आए जवान अटैची एवं किट बैग में से तमाम सामान निकालकर कमरे में करीने से सजा देते। वर्दियां एवं अन्य कपड़े हैंगर में टांगकर दीवार से बंधी रस्सी से लटका दिए जाते। इसके बाद साथ आए फौजी रूह को सलाम ठोकते हुए वापस लौट जाया करते। 1999 में भी 15 सितंबर को चीनी हिंद बॉर्डर से चलकर फौजी हरभजन सिंह की रूह को उसके माल असबाब के साथ गांव छोड़ गए थे। इस दफा यह मामला कुछ इस तरह से मीडिया की नोटिस में आया था कि पंजाब भर के पत्रकार अपने छायाकारों के साथ कूका गांव की ओर रवाना होने लगे। फिर तो इस प्रकरण को लेकर रोजाना ही समाचार पत्रों में खबरें छापी जाने लगी थी। इससे यह मामला पंजाब की तर्कशील सोसाइटी की नोटिस में आते ही उनकी जबरदस्त आलोचना का विषय बन गया। संस्था के पदाधिकारियों ने फौजी हरभजन सिंह की रूह वाली बात को मानने से स्पष्ट इनकार करते हुए इस सब को चुनौती दे डाली। साथ ही इस बात की घोषणा भी कर दी कि हरभजन सिंह का कोई भी रिश्तेदार उसकी रूह की बात को सिद्ध करके ऐसे कार्यों के लिए उनकी संस्था द्वारा घोषित 1 लाख रुपए का नकद पुरस्कार प्राप्त कर सकता था। यहाँ पर उल्लेखनीय है कि पंजाब में पिछले लंबे अरसे से सरगर्म तर्कशील सोसाइटी भूत प्रेत पुनर्जन्म तंत्र विद्या आदि बातों को ना मानते हुए इस सब का सख्ती से विरोध करती आ रही है। ऐसे मुद्दों की सख्त आलोचना करते हुए सोसाइटी से जुड़े लोगों का कहना है कि दुनिया जब 21वीं सदी के दरवाजे पर दस्तक दे रही है तो अधिकांश भारतीय अभी भी पीछे ले जाने वाले, गुमराह करने वाले और अधिकांश अंधविश्वास से जुड़े कर्मों को स्थापित करने में जुटे हैं। तब इस कहानी का लेखक यानी मैं चंडीगढ़ से चलकर कूका गांव में सरदार सिंह के घर पहुंचा था। उस दिन रतन सिंह की बड़ी बेटी की शादी संपन्न हो रही थी। घर में व्यापक चहल पहल थी और रतन सिंह व घर के अन्य सदस्यों से बात कर पाना संभव नहीं हो पा रहा था। फिर भी मेरे विशेष अनुरोध पर रतन सिंह ने बाबा हरभजन सिंह के निजी कमरे का दरवाजा खोलकर व्यापक छानबीन कर लेने की अनुमति दे दी थी। कमरे में उजली चादर के साथ बिस्तर बिछा था जिस पर नए तकिए, नई तलवार के अलावा एक कीमती कंबल भी रखा था। सिरहाने के पास एक स्टूल पर पूजा की थाली के अलावा कट ग्लास के गमले में गुलाब के ताजा फूल सुशोभित थे। बेड के पीछे दीवार के कोने में अलग अलग किस्म के रंग बिरंगे झंडे थे। बिस्तर के आगे जमीन पर खालसा के खंडे एवं ओम के निशान वाला एक अटैची केस और पिट्ठू के रूप में रेक्सिन का एक काला बैग पड़ा था। इन दो वस्तुओं के बीच एक एक जोड़ी गम बूट व आइस बूट के अलावा 2 जोड़ी हवाई चप्पलें मौजूद थीं। पीछे दीवार पर कैप्टन रैंक की 3 वर्दियों के अलावा सफ़ेद रंग के कुर्ते पायजामे लटक रहे थे। वर्दियों में से 2 पर ऑनरेरी कैप्टन हरभजन सिंह की नेम प्लेटें लगी थी। एक वर्दी के सीने पर वे कलर सुशोभित थे जो शौर्य दिखाने की एवज में हासिल हुआ करते हैं। उस वक्त कमरे में नया सीलिंग फैन पूरे वेग से चल रहा था। रतन सिंह के अनुसार बाबा की रूह उस समय अपने बिस्तर पर आराम से सो रही थी। चूंकि रूह 2 दिन बाद यानी 10 नवंबर को वापस अपनी यूनिट में लौट रही थी, लिहाजा बाबा ही के कहने पर उनके यहाँ रहते लड़की की शादी संपन्न की गई थी। बातचीत में रतन सिंह व परिवार के अन्य सदस्यों ने मुझे बताया कि इसमें अंधविश्वास जैसा कुछ नहीं और ना ही उन्होंने इस सब का कभी नाजायज फायदा उठाने की कोशिश की है। अपने बड़े भाई हरभजन सिंह की तमाम दास्तान विस्तार पूर्वक बखान करने के बाद रतन सिंह ने कहा कि यह दुनिया में घटित हुए अद्भुत चमत्कारों में से एक है जिस पर उन लोगों से कहीं ज्यादा भारतीय फौज के उच्च अधिकारी विश्वास करते हैं और साथ ही विश्वास किए बैठी है चीन की फौज। इसके अलावा उन्होंने बताया कि उनकी सपनों के जरिए बाबा जी से हर मुद्दे पर खुलकर बातचीत होती रहती है, मगर तर्कशील की संतुष्टि के लिए वे उनसे कोई चमत्कार दिखाते हुए अपना अस्तित्व साबित करने को कभी नहीं कहेंगे। यह मुद्दा अंधविश्वास न होकर अटूट एवं परम विश्वास से जुड़ा है। किसी को विश्वास आए तो ठीक, ना आए तो भी ठीक। रूह की उपस्थिति का एहसास दिलाने की बात पर जोर दिए जाने के निरंतर अनुरोध भरे प्रश्नों के प्रत्युत्तर में रतन सिंह की धर्मपत्नी श्रीमती सत्य कौर ने बताया, मेरा नाम सत्य है तो मैं झूठ बोलने में विश्वास भी नहीं करती।
बाबा जी के घर में प्रवेश करते ही हमें उनकी उपस्थिति का एहसास हो जाता है। रात में मैं ही उनका बिस्तर ठीक करके बिछाती हूँ। सुबह दरवाज़ा खोलने पर बिस्तर की चादर वगैरह की हालत ठीक वैसी ही होती है जैसी हम सबके घरों में बिछे उन बिस्तरों की होती है जिन पर हम सोए रहते हैं। ट्रेन में जो सीट बाबा जी के लिए बुक होती है, उसके साथ वाली सीट पर बैठे शख्स को वहाँ किसी के बैठे होने का एहसास बाकायदा होता है। फिर घर पर आई फौजी जीप में बाबा जी के बैठ जाने के बाद जीप का दरवाज़ा खुद ब खुद बंद होकर लॉक हो जाता है। बाबा जी के किसी चमत्कार की बात पर बहुत ज़्यादा उद्वेलित कर दिए जाने की सूरत में रतन सिंह ने एक चमत्कारी किस्से का बखान करते हुए कहा, कई साल पुरानी बात है, बाबा जी छुट्टी पर गांव आए हुए थे कि एक रात ट्रांसफार्मर जल जाने की वजह से पूरे गांव की बत्ती गुल हो गई, जबकि बाबा जी के कमरे का पंखा बिना बिजली के भी पहले की तरह चलता रहा। मैंने एक लाठी के सहारे पंखा रोकने की कोशिश की, मगर पंखा अपनी रफ्तार से चलता रहा। श्रीमती अमर कौर के अनुसार उनकी अपने बेटे के साथ करीब रोजाना ही सपने में बात होती है। वह उसे हर दफा पेंशन पर घर लौट आने को कहती हैं। हरभजन सिंह इस बात का वादा भी करके जाता है, मगर जाने के कुछ ही दिनों बाद माँ के सपने में आकर बताता है कि पेंशन की बात कहने पर उसके अफसर उसे तरक्की का लालच देकर रोक लेते हैं, लिहाजा इस दफा भी उसे आगे की तरक्की मिलने पर विचार शुरू हो गया है। श्रीमती अमर कौर को विश्वास है कि उनका बेटा किसी तरक्की वगैरह की परवाह न करके पेंशन लेकर हमेशा के लिए उनके पास लौट आएगा। जालंधर स्थित 23 पंजाब रेजिमेंट के स्थानीय अधिकारियों को पत्रकारों के अलावा तरकशील सोसाइटी वालों ने भी इस बारे में औचित्य बताने को घेरा। तब उन लोगों ने कहा कि यह सही है कि उनकी फौज मृतक सिपाही हरभजन सिंह की रूह को पिछले लंबे अरसे से तरक्कियां, अन्य सुविधाएं व सम्मान देने के अलावा साल में 2 महीने की छुट्टियों पर गांव कूका पहुंचाने और फिर वापस बॉर्डर पर लाने का पूरा जिम्मा उठाए हुए है। मगर उन्होंने यह सब बताने में असमर्थता जाहिर की कि ऐसा किन नियमों के आधार पर और किसके आदेश पर किया जा रहा है। छुट्टी खत्म होने पर हरभजन सिंह की रूह को वापस अपनी ड्यूटी पर जाने के लिए गांव से रवाना होना था। अतएव पत्रकारों के दल के अलावा तरकशील सोसाइटी के अनेक पदाधिकारी भी दिन निकलते ही गांव कूका पहुंच गए थे। रतन सिंह के घर में पिछली रात ही से उत्सव का माहौल था। घर में संपन्न हुई शादी की थकान भले अभी ना उतरी हो, मगर हरभजन सिंह की रूह को सम्मान पूर्वक विदा करने का जोश उस थकान को बहुत पीछे ले गया था। इस संबंध में तमाम तैयारियां पूरी कर लेने के बाद सबको फौजी जीप का इंतजार था। दिन के 11 बजे 2 फौजी रतन सिंह के घर पर पहुंचे। इस दफा उनके पास फौजी जीप न होकर एक प्राइवेट टाटा सूमो गाड़ी थी। हरभजन सिंह की रूह को लिवाने वाले फौजी पहले गांव में घंटों बिताकर जाया करते थे। उनके लिए विशेष भोज का आयोजन भी किया जाता था। इस दफा उक्त फौजियों ने भोजन से इनकार करते हुए बाबा जी का सामान तेजी से समेटने को तरजीह दी। बाबा जी की विदाई की तैयारी शुरू होते ही खंडे वाला निशान साहिब, इस्लामी निशानों वाला झंडा, ओम लिखा हुआ झंडा और मसीही झंडा कमरे में से लाकर टाटा सूमो के आगे बांध दिए गए। इसके साथ ही बाबा हरभजन सिंह ऑनरेरी कैप्टन लिखे छोटे छोटे कई बैनर भी वहां लटका दिए गए। तदुपरांत बाबा जी के कमरे में उनका तमाम सामान पैक कर लेने के बाद अरदास की गई। अरदास करने के बाद जब सब लोग बाहर की ओर चले तो पूजा की थाली लिए श्रीमती सत्य कौर सबसे आगे थीं। इस थाली को जीप में घुमाने के बाद ड्राइवर के साथ वाली जीप पर सफेद कपड़ा बिछाया गया। रतन सिंह ने बाबा जी की फोटो लाकर इस सीट पर रख दी। सूमो के भीतर ठीक मध्य एक मजबूत रस्सी बांधकर उस पर एक वर्दी लटका दी गई। सूटकेस और पिट्ठू नुमा बैग सूमो की पिछली सीट पर रख दिए गए। तर्कशीलों व पत्रकारों को घर के भीतर बाहर बेचैनी से घूमते देख श्रीमती सत्य कौर ने ऊंची आवाज में कहा, सब लोग तसल्ली कर लो, फिर न कहना हमें बताया नहीं। वहां उपस्थित तमाम लोगों को लगा कि अभी वहां चमत्कार जैसा कुछ होगा, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि जैसा बताया गया था गाड़ी का दरवाजा भी खुद ब खुद बंद होकर लॉक ना हुआ। इसे श्रीमती सत्य कौर ने खुद अपने हाथों से बंद किया। तदनंतर गाड़ी के साथ आए फौजियों द्वारा जयकारे बुलाने के मध्य सूमो वहां से चल पड़े। पत्रकारों एवं तर्कशीलों की गाड़ियां भी सूमो के पीछे चल दी। जालंधर छावनी स्थित फौज की एक यूनिट के धार्मिक स्थान में सूमो के पहुंचते ही पत्रकारों वगैरह को आगे जाने से मना कर दिया गया। तब पत्रकार रेलवे स्टेशन जा पहुंचे। वहां की गई छानबीन से मालूम हुआ
कि लोहित एक्सप्रेस के एसी कोच नंबर A1 की बर्थ नंबर 32 बाबा एच सिंह उम्र 52 वर्ष के नाम से आरक्षित थी। रेलवे सूत्रों के अनुसार 11 नवंबर की भोर में बाबा हरभजन सिंह की रूह इसी गाड़ी से इसी बर्थ पर विराजमान होकर जलपाईगुड़ी के लिए रवाना हो गई थी। बहरहाल एक लंबे अरसे से हर साल अपने गांव में इत्मीनान से छुट्टी काटकर लौटी हरभजन सिंह की रूह इस दफा अपने पीछे एक जबरदस्त बहस छोड़ गई थी। इस बहस में पूरे तर्कों के साथ सबसे आगे थी तर्कशील सोसाइटी। दूसरी ओर हरभजन सिंह के परिवार के सदस्य एवं परिचितों के अलावा भारतीय फौज के अनेक अधिकारी तक रूह की बात की जोरदार वकालत करते हैं। 70 माउंटेन डिवीजन के एडजुटेंट जनरल ब्रांच के एक पूर्व अधिकारी पत्रकारों एवं तर्कशीलों से बात करने पर किसी तरह राजी हुए भी तो उन्होंने अपना नाम उजागर न करने का अनुरोध भी किया। इस अधिकारी के अनुसार भले ही मृत सिपाही हरभजन सिंह के मामले में फौज के लेखा विभाग ने उसकी तब की तनख्वाह के आधार पर फैमिली पेंशन स्वीकृत कर दी थी, मगर संबंधित अधिकारियों ने मौत हो जाने के बावजूद हरभजन सिंह को सर्विस रिकॉर्ड में जिंदा रखते हुए उसका नाम बाकायदा वरिष्ठता सूची में शामिल किए रखा था। इस बारे में किए गए एक प्रश्न पर उक्त अधिकारी ने बताया कि दरअसल हरभजन सिंह का नाम सीनियरिटी लिस्ट में शामिल करने के पीछे उन सपनों का ज्यादा रोल रहा था जो उन दिनों संबंधित सैन्य अधिकारियों ने देखे थे। ऐसा शायद उनके सपनों में आने वाली रूह से भयभीत होकर किया गया हो, मगर यह सब अविश्वसनीय रूप से होता जरूर रहा। अधिकारी के अनुसार सिपाही से नायब सूबेदार की तरक्की देते वक्त इन अधिकारियों को कोई विशेष दिक्कत नहीं आई, मगर विकट समस्या तब दरपेश हुई जब वरिष्ठता सूची के आधार पर हरभजन सिंह की रूह को सूबेदार मेजर का जूनियर कमीशन ऑफिसर वाला रैंक मिलना ड्यू हो गया। अब इसमें सबसे बड़ी समस्या यह थी कि फौजी नियमों के अनुसार एक प्लाटून के लिए एक ही सूबेदार मेजर का पद स्वीकृत था। किसी भी सूरत में 2 सूबेदार मेजर एक साथ एक प्लाटून में काम नहीं कर सकते थे। तब विशेष आदेशों के तहत हरभजन सिंह की रूह को सूबेदार मेजर की प्रोन्नति देकर पूरे 4 सालों के लिए पूरी प्लाटून को एक रूह के रहमो कर्म पर छोड़ दिया गया। इस मुद्दे पर उक्त अधिकारी ने अपनी यह टिप्पणी भी दी कि दूसरी प्लाटून में भले ही कोई परेशानी आ गई हो, मगर सूबेदार मेजर के रूप में रूह वाली इस प्लाटून में कभी किसी को कोई दिक्कत नहीं आई। उक्त अधिकारी ने बताया कि पूरे 4 बरस सूबेदार मेजर बने रहने के बाद इस रूह को बाकायदा सेवा मुक्त करके ऑनरेरी कैप्टन बना दिया गया था। तदनंतर यह रूह प्राइवेट तौर पर स्पेशल फील्ड सिक्योरिटी ऑफिसर के रूप में काम करते हुए सरहद पर पहरा दे रही थी। चूंकि इस रूह ने सरहद पर अविस्मरणीय एवं दिलेराना कार्य किए थे, यही वजह थी कि उसे पर्याप्त सम्मान के अलावा तमाम सुख सुविधाएं उपलब्ध की गई हैं। तर्कशील सोसाइटी वाले इस मुद्दे पर कोई भी दलील मानने को तैयार नहीं थे। रूह के साथ आए फौजी जवानों ने इस दफा हरभजन सिंह के भाई रतन सिंह को एक ऐसी वीडियो कैसेट प्रदान की थी जिसमें बाबा के मंदिर के क्रियाकलापों का पूर्ण विवरण दर्ज था। अब कैसेट में अति उच्च सैन्य अधिकारियों तक को बाबा के दरबार में शीश झुकाते देख व अनेक तथ्यों के मद्देनजर ऐसे अनेक लोग इस आश्चर्यजनक गाथा की विश्वसनीयता पर उंगली उठाने से गुरेज करने लगे, जिन्हें कभी यह सब कपोल कल्पित लगा करता था। फौजी अधिकारियों के अनुसार जितने रोज बाबा की रूह छुट्टी पर रहती है, सिक्किम का नथुला बॉर्डर विशेष टास्क फोर्स की निगरानी में रहता है। यूं भी इन दिनों इधर का प्रत्येक फौजी अतिरिक्त रूप से सतर्क रहता है। बहरहाल इस प्रकरण को लेकर यह कहना कतई अतिशयोक्ति न होगा कि समूचे विश्व में घटित हुए अत्यंत अद्भुत चमत्कारों में से यह एक ऐसा अविश्वसनीय रोमांचक मामला है जिस पर आम लोगों से भी कहीं ज्यादा भारतीय फौज के अधिकारियों को भरोसा है। फिर भारतीय अधिकारी ही क्या, चीन की फौज भी इस रूह के आगे पलक पावड़े बिछाए बैठी हैं। मुद्दा आ जाता है मानो या ना मानो की बात पर, लेकिन सच्चाई ये है कि आज बाबा हरभजन सिंह एक अवतार की तरह पूजे जा रहे हैं और उन्हें वो तमाम सम्मान दिया जा रहा है जो किसी अवतार को दिया जाता है,
चीन की फौज के अधिकारियों का तो यहां तक मानना है कि जाति, धर्म, देश विदेश और दुश्मन दोस्त जैसी बातों से ऊपर उठते हुए यह रूह सभी का भला कर रही है, इसकी विश्वसनीयता पर शक शुबा करने की बाबत सोचा भी नहीं जाना चाहिए।